हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.2 को डिस्कस करेंगे, जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जैसे हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म देखी थी, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी? स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखते थे a1x प्लस b1y प्लस C1 इक्वल टू 0। ये ऐसे पहली इक्वेशन होगी। a2x प्लस b2y प्लस C2 इक्वल टू 0, ऐसे जो होगा वो सेकंड इक्वेशन होगी। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म से ही हम कुछ चीजों को समझेंगे कि अगर जैसे हम इन a1 a2 b1 b2 और c1 c2 इनके अगर हम रेशियो निकाल लेते हैं तो हमें इनके सॉल्यूशंस का पता चल जाता है। ठीक है। और वो सॉल्यूशंस हमें कैसे पता चलेंगे और सॉल्यूशन कौन कौन से होते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो ये हमें स्टैंडर्ड फॉर्म का पता चल गया। अब हम बात करते हैं कि इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशन कितने होंगे। अब सॉल्यूशंस के हमारे पास दो मेथड हैं। एक मेथड तो है ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल, और दूसरा है एल्जेब्राइक। ग्राफिकल में हम ग्राफ बना के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, और अलजेब्राइक में हम इक्वेशंस को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, यानी कि जो अलजेब्रा की हमारी जो बेसिक ऑपरेशंस हैं, इनको लगा के ही हम आंसर निकाल लें कि एक्स की वैल्यू क्या है और वाई की वैल्यू क्या है। फर्दर एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन के फिर से आगे एल्जेब्राइक सॉल्यूशन जो है उसके भी पार्ट्स हैं। उसमें हम सबसे पहले लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। फिर इसमें दूसरा एक पार्ट आता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। और इसी में तीसरा एक और मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमारे सॉल्यूशंस हैं, इतने टाइप के होते हैं। ग्राफिकल मेथड होता है, एल्जेब्राइक मेथड्स होते हैं, एल्जेब्राइक मेथड में सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, एलिमिनेशन मेथड होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अभी इस एक्सरसाइज में हम ग्राफिकल मेथड को सीखने वाले हैं। ओके। अब जो टाइप है सॉल्यूशंस की, हमें मेथड्स का पता चल गया। मेथड्स कितने तरीके के हो सकते हैं और क्या क्या हो सकते हैं, तो उस मेथड में समझो, एक तो हम बोलते हैं यूनिक मेथड, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन यानी कि एक ही आंसर आएगा, एक्स की कोई एक डेफिनेट वैल्यू आ जाएगी और वाई की एक कोई डेफिनेट वैल्यू आ जाएगी। दूसरा हम बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस यानी कि बहुत सारे आंसर्स हैं। एक्स की एक वैल्यू रखो, उसके करस्पॉन्डिंग वाई की एक वैल्यू आ गई। एक्स की दूसरी वैल्यू रखेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग वाई की दूसरी कोई वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से करके ऐसे ढेर सारे आंसर्स, अनगिनत आंसर जब बनते हैं तो हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। थर्ड में देखो क्या है, थर्ड होता है नो सॉल्यूशन, यानी कि कंडीशन कोई ऐसी आ जाए जिसमें सॉल्यूशन है ही नहीं। तो अब इन तीनों कंडीशंस को हम समझेंगे, और इन तीनों कंडीशंस का रिलेशन है a1/a2 b1/b2 और c1/c2 के रेशियो से। वो कैसे है? तो कंडीशन देखो। फर्स्ट कंडीशन हम देखते हैं, इफ a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल ना आए, ओके, तो हमें एक मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन।
यूनिक सॉल्यूशन। और उसका जो ग्राफ हम बनाएंगे उस पेयर का, तो उससे हमें मिलेंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी कि जो ग्राफ होगा वो इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेगी। सॉल्यूशन होगा यूनिक। कब होगा? कंडीशन क्या है? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। सेकंड में क्या है कि इफ a1/a2 is equal to b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ये दो तो इक्वल हैं, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है। तो इस केस में होगा नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो जो लाइन आएंगी, जो ग्राफ हम बनाएंगे, वो लाइंस आएंगी पैरेलल लाइंस। थर्ड है हमारे पास, वो है कि a1/a2 इक्वल आ जाए b1/b2 के, और इक्वल आ जाए c1/c2 के, यानी कि सबका रेशियो इक्वल है। तो इस केस में हमारे पास होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और जो लाइंस आएंगी, जो ग्राफ आएगा, वो आएगा कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस कौन सी होती हैं? जो एक लाइन आई उसी के ऊपर दूसरी लाइन आ गई बिल्कुल, यानी कि एक लाइन ऐसे आई और इसी लाइन के ऊपर एक दूसरी लाइन भी एग्जिस्ट कर रही है। तो इन लाइंस को हम क्या बोलेंगे? कोइंसिडेंट लाइंस। पैरेलल लाइंस में हमने क्या कहा? एक लाइन ऐसे है, ग्राफ आया, दूसरी लाइन भी उसके पैरेलल आ गई। इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या है कि एक लाइन का ग्राफ ऐसे आया और एक कहीं ऐसे कोई क्रॉस कर गई, यानी कि वो इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ पे बिल्कुल इंटरसेक्ट नहीं करेंगी पैरेलल लाइन, तो नो सॉल्यूशन। तो ये आपको चीज क्लियर हो जानी चाहिए। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? फर्स्ट कंडीशन a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 पे, और लाइन आएंगी इंटरसेक्टिंग। ओके। अब इसके बाद दो टाइप के हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं, कंसिस्टेंट पेयर और इनकंसिस्टेंट पेयर। कंसिस्टेंट पेयर और दूसरा है इनकंसिस्टेंट पेयर। कंसिस्टेंट पेयर कब बोलेंगे? अगर कोई पेयर है, उसका कोई भी सॉल्यूशन है, या तो यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो, दोनों ही केस में जो पेयर होगा वो कैसा होगा? कंसिस्टेंट पेयर। और अगर कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन, तो फिर वो पेयर कैसा होगा? इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट कब होगा? अगर सॉल्यूशन है, चाहे वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन हो, तब हम कहेंगे वो कंसिस्टेंट पेयर है। और अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो हम कहेंगे कि वो इनकंसिस्टेंट पेयर है। इक्वेशंस का जो पेयर होगा वो इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। ठीक है, ये कुछ चीजें थी जिनको अगर आप अच्छे से समझ गए हैं तो इसके ऊपर बेस्ड है हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज। और उसमें हम क्या सीखने वाले हैं? ग्राफिकल मेथड से किस तरीके से हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो चलिए अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.2। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। तो हमें इनमें इक्वेशन बनानी है। जो प्रॉब्लम ये दे रखी है, दो पार्ट हैं इसके, फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट। इनकी इक्वेशन बना के उनको ग्राफिकली हम सॉल्व करेंगे। तो एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट पार्ट पहले देखते हैं। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 10। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, अगर गर्ल्स का जो नंबर है वो बॉयज के नंबर से 4 मोर यानी कि 4 ज्यादा है, देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो हमें ये बताना है कि कितने लड़कियां थी और कितने लड़के थे जिन्होंने क्विज में पार्ट किया। तो इसमें देखो कैसे करेंगे। अज्यूम कर लेंगे हम, लेट
the number of boys is equal to x and the number of girls is equal to y। अब इसमें हमें दो कंडीशन मिलेंगी। फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन तो यही है कि जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो 10 स्टूडेंट्स हैं। इसका मतलब x प्लस वाई मस्ट बी इक्वल टू 10। ये तो हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। क्योंकि हमें ग्राफिकल मेथड यूज करना है तो हम यहीं की यहीं इसकी सॉल्यूशन टेबल भी बना सकते हैं। तो इसकी सॉल्यूशन टेबल यहीं की यहीं अगर हम बनाना चाहें तो x इज इक्वल टू 10 - y हो जाएगा। तो सॉल्यूशन टेबल देखो क्या बनेगी। फर्स्ट इक्वेशन की सॉल्यूशन टेबल। सॉल्यूशंस के लिए जैसे मैंने कहा पहले पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, मिनिमम हमें दो सॉल्यूशंस की जरूरत पड़ेगी अगर हम ग्राफ बनाना चाहते हैं तो। लेकिन अगर हम तीन सॉल्यूशन ले लेते हैं तो वो क्रॉस वेरीफाई भी हो जाता है। अगर तीनों एक ही लाइन में आ गए इसका मतलब हमने सही सॉल्यूशन लिए है। चलिए x और y की वैल्यू रखते हैं। अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 4 रखता हूं तो x की वैल्यू क्या आएगी? 6। और अगर y की वैल्यू 5 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी? वो भी 5 आएगी। ठीक है, ये हमारी सॉल्यूशन टेबल बन गई इक्वेशन नंबर 1 के लिए। अब सेकंड कंडीशन लगाते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है वो देखो। दैट नंबर ऑफ, यहां देखो, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है y इज इक्वल टू x प्लस 4। 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज x थे उससे 4 ज्यादा हैं। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई और इसकी हम सॉल्यूशन टेबल बना लेते हैं। सॉल्यूशन टेबल फॉर सेकंड इक्वेशन, वो देखो क्या बनेगी। ये कुछ इस तरीके से बना लेंगे, यहाँ पे भी x और y। अब यहाँ पर देखो x की वैल्यू अगर मैं 2 रख देता हूँ, x की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 6 आ गई। x की वैल्यू अगर हम 3 रखेंगे या 1 रखेंगे तो y की वैल्यू मुझे 5 मिल रही है। ठीक है, x की वैल्यू 1 रखी, y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 5। तो इस तरीके से हमें ये दो टेबल मिल गई। अब इन दोनों का हम ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ से हम सॉल्यूशन निकालेंगे। चलिए कुछ इस तरीके से हमें ग्राफ मिलेगा। अब उसमें ग्राफ में देखिए, पहले हम एक्सिस बनाते हैं। तो क्योंकि पॉजिटिव में ही है तो मैं यहाँ से ऐसे ये आपके एक एक्सिस बना देता हूँ इधर, और एक एक्सिस हम, ये वाई एक्सिस हो जाएगी। एक एक्स एक्सिस बना लेते हैं, ये यहाँ पे एक्स एक्सिस हो गई। इनको लिख देंगे हम एक्स एक्सिस, ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस, और ये है ओरिजिन। ओके, अब इसमें नंबरिंग कर लेते हैं ऐसे 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, और इधर आ जाएगा -1 जो कि जरूरत नहीं पड़ेगी अभी, लेकिन कुछ केसेस में हमें जरूरत पड़ सकती है तो इस तरीके से -1 -2 इधर आएंगे। तो ये हमारा ग्राफ बन गया। अब जो हमारी सॉल्यूशन टेबल है उसको देखते हैं क्या है। फर्स्ट इक्वेशन की सॉल्यूशन टेबल देखते हैं। अब ये सॉल्यूशन टेबल देखो फर्स्ट इक्वेशन वाली, जिसमें 6 4 और 5 5, 6 4 और 5 5 ये दो पॉइंट हैं, इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए 6 4, 6
और 4 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो ये पॉइंट हो गया 6 4, 6 4। और दूसरा पॉइंट है 5 5, 5 और 5, ये हमारा पॉइंट आ गया 5 5। 6 4 और 5 5, इनको ज्वाइन करके अब हम एक लाइन और बना लेते हैं। 6 4 5 5, इनको ज्वाइन करके हम इनको अब एक ग्राफ बनाएंगे। तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए, इनको हम ज्वाइन करते हैं और जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से आएगा। एक मिनट, यहाँ से ये इस तरीके से हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। कुछ इस तरीके से ये ग्राफ आ गया। तो ये हमारे पास जो ग्राफ आया वो किसका आया? इक्वेशन 1 का ग्राफ आया, इक्वेशन 1। अब हम इक्वेशन 2 का ग्राफ बनाएंगे। इक्वेशन 2 के लिए देखो, सॉल्यूशन टेबल क्या है? 2 6 और 1 5, 2 6 1 5। तो पहला पॉइंट हम लेते हैं 2 6, तो यहाँ पे आएगा पॉइंट 2 6, और 1 5, 1 5, वो पॉइंट हमें यहाँ कहीं मिलेगा। तो ये हो गया 2 6 और 1 5। अब इनको ज्वाइन करके भी हम एक लाइन बनाएंगे, तो ये कुछ आगे बढ़ेगी। तो इसको हम देखो कैसे कर लेते हैं। ये थोड़ा सा मैं ये इक्वेशन को एक्सिस को और आगे बढ़ा देता हूँ, तो वो एक्सिस एक्सटेंड कर लेते हैं हम। लेट इट बी यहाँ तक, और इसमें हम पॉइंट्स और ले लेते हैं। वो पॉइंट क्या क्या है? यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 8, और लेट इट बी ये हो गया 9। ये हमारी वाई एक्सिस है। ओके, अब इन दोनों पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे और आगे इसको भी लाइन को फर्दर मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, तो ये लाइन कुछ ऐसे एक्सटेंड हो जाएगी। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। यहां लिख लेते हैं इक्वेशन 1। ओके, अब इन दोनों दूसरे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं इक्वेशन 2 के लिए। तो इक्वेशन 2 के लिए लाइन जो है वो कुछ इस तरीके से आएगी। लेट इट बी ऐसे ज्वाइन करेंगे। ये आ गई इक्वेशन 2 की लाइन, और दोनों इंटरसेक्ट कहाँ कर रही हैं वो हमें देखना होता है। तो ग्राफिकल मेथड में हम क्या देखते हैं कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। तो यहां से अगर हम देखें, ऐसे हाईलाइट कर देना इसको, कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कौन सा है? 3, और y की वैल्यू इसमें कौन सी है? 7। तो जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया वो 3 7 आया। देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन है वो क्या आया? x = 3 आ गया, और y = 7 आ गया।
ये हमारा सॉल्यूशन आया है। और x हमने क्या माना था? नंबर ऑफ बॉयज, और y क्या माना था? नंबर ऑफ गर्ल्स। इसका मतलब क्या हो गया? दैट इज नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 7। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ये जो ग्राफ से आएगा। तो इस तरीके का हमारा ग्राफ बनेगा, और ऐसे हम फाइनल आंसर ग्राफ के नीचे लिख देंगे, या तो ग्राफ पे ही लिख दो या ग्राफ के नीचे आप अपनी शीट पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ इस तरीके से बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी का सेकंड पार्ट, पार्ट 2 देखो। 5 pencils and 7 pens together cost rupees 50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost rupees 46. So find the cost of one pencil and that of one pen. तो इसमें भी ऐसे ही अज्यूम कर लेंगे हम, लेट द कोस्ट ऑफ वन पेंसिल इज इक्वल टू रुपीज एक्स एंड द कोस्ट ऑफ वन पेन इज इक्वल टू रुपीज वाई। ये हमने अज्यूम कर लिया। देन फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग देखो क्या बोला गया है। 5 pencils and 7 pen। 5 पेंसिल यानी कि 5x रुपीज हो गई, और 7 पेन यानी कि 7y रुपीज हो गए, और इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो टोटल कितने रुपए हो गए? 50 रुपीज। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन होगी। ऐसे ही हम इधर ले लेते हैं सेकंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन में देखो क्या बोला गया है। 7 पेंसिल्स यानी कि 7x रुपीज हो गए, एंड 5 पेन्स यानी कि 5y रुपीज हो गए, और इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो टोटल कॉस्ट कितनी है? 46 रुपीज। तो ये हमारी इक्वेशन 1, और ये हो गई इक्वेशन 2। अब दोनों की हम सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे। तो सॉल्यूशन टेबल देखो इसकी, 5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 50 - 7y, एंड x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 50 - 7y/5, या फिर इसको मैं ऐसे कहूं 10 - 7/5y। अब इसकी सॉल्यूशन टेबल देखो कैसे रखें, यानी कि y की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो कैसे कैसे करेंगे, x और ये y। अब y की ऐसी वैल्यू हम लें जो 5 की टेबल में आती हो। तो अगर यहाँ पे देखो y की वैल्यू अगर मैं 5 ही ले लेता हूँ, तो 5 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 10 - 7। तो x कितना आ जाएगा? 3। अगर y को हमने 5 लिया है तो x कितना आया? 3। ओके। अगर y को हम 10 ले लेते हैं, यहाँ 10 लेंगे, तो x कितना आएगा? यहाँ से ये 10 हो जाएगा, और ये कैंसिल होके 2, तो ये मतलब माइनस का 14 हो जाएगा। तो y अगर 10 है तो x की वैल्यू हमें क्या मिल रही है? -4, क्योंकि ये -14 जो बनेगा वो 10 - 14 करेंगे तो -4 हमें मिलेगा x की वैल्यू। चलिए अब ऐसे ही हम दूसरी इक्वेशन जो है उससे बनाते हैं। उसमें देखो क्या बोला गया है। 7x, किसी एक को यहाँ पे भी ऐसे ही 7x को मैं इधर रख लेता हूँ, इज इक्वल टू 46 - 5y हो गया। ओके, सो x इज इक्वल टू 46 - 5y/7। तो अब हम ऐसी वैल्यू रखेंगे, ये इक्वेशन 2 के लिए भी हम सॉल्यूशन टेबल बना लेते हैं। तो x की कोई ऐसी, y की कोई ऐसी वैल्यू रखो जिससे ये कट कटा के जो आंसर हमें मिले वो होल नंबर में मिल जाए, x की जो वैल्यू मिले।
यानी कि अगर यहाँ देखो, अगर यहाँ पे 1 रख देते हैं तो ये 5 माइनस हो जाएगा, तो 39 जो 7 से नहीं कटेगा, तो 1 को नहीं रखते हम। अब y की जगह 2 रख देते हैं, अगर y की जगह यहाँ 2 रखेंगे तो ये माइनस होके 36 होगा, वो भी 7 से नहीं कटेगा। y की जगह अगर हम 3 रख देते हैं तो ऐसे ही, अगर y की जगह यहाँ देखो -2 रख दें हम, तो क्या होगा, ये प्लस का 10 बन जाएगा और ये 56 होगा, तो जो 7 से कट जाएगा। तो y की जगह अगर हम -2 रख दें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8। ठीक है, ऐसे ही y की कोई और दूसरी वैल्यू रखते हैं। अगर y की वैल्यू 3 रखेंगे तो कितना हो रहा था, 15, और 15 इसमें से माइनस करेंगे तो नहीं बन रहा। 4 रखेंगे, 20 माइनस करेंगे तो 26, वो भी नहीं। 5 रखेंगे अगर, तो वो 25 इसमें से माइनस हो गए, 21 बचेगा। तो y की वैल्यू अगर मैं 5 रखता हूं यहाँ पे, y की वैल्यू 5 रख दी, तो ये 25 हो गया। 25 46 में से माइनस होगा तो 21 बचेगा, 21/7, तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 आ गई। तो ये इस तरीके से हमें टेबल मिल गई। अब इन टेबल का ग्राफ बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाया था। तो देखिए ग्राफ किस तरीके से बनेगा। चलिए, ये y एक्सिस और x एक्सिस का हमने ऐसे कुछ एक ग्राफ बना लिया है। अब इस ग्राफ पे प्लॉट करेंगे हम जो पॉइंट्स हमने लिए हैं उनको। तो फर्स्ट टेबल की सॉल्यूशन, फर्स्ट जो इक्वेशन थी उसकी सॉल्यूशन टेबल को हम पहले प्लॉट करते हैं। तो सॉल्यूशन देखो क्या क्या है, 3 5 और -4 10, y की वैल्यू 10, और यहाँ पर 3 5, 3 5 -4 10, इन पॉइंट्स को हम प्लॉट करते हैं। तो पहले 3 5 पॉइंट को देखते हैं, 3 5, तो यहाँ पे आएगा पॉइंट, और ये हो गया 3,5। दूसरा जो पॉइंट है वो -4 10 का है, तो 10 यहाँ कहीं आएगा, 10 ऐसे, सो -4 10, तो वो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, -4 10। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हम एक लाइन बना लेते हैं। वो देखो कैसे आएगी। तो ये हमारे दो पॉइंट आ गए, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं इस तरीके से। ये जो लाइन आ गई वो हमारी इक्वेशन 1 की लाइन आ गई, तो इसको हम इक्वेशन 1 लिखेंगे। अब ऐसे ही इक्वेशन 2 के लिए देखते हैं, इक्वेशन 2 की लाइन क्या आएगी। तो इक्वेशन 2 की सॉल्यूशन टेबल देखते हैं पहले। ये है इक्वेशन 2 की सॉल्यूशन टेबल। क्या है, 8 - 2 एंड 3 5, 8 - 2 एंड 3 5। तो हमें चाहिए 8 - 2, यानी कि ये हम यहाँ 8 ले लेते हैं, यहाँ 9 ले लेते हैं। 8 - 2 यानी कि पॉइंट यहाँ कहीं आएगा, तो ये पॉइंट हो गया हमारा 8 - 2, और दूसरा पॉइंट 3 5 वो यही है, तो यही पॉइंट आएगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके इनकी भी एक हम स्ट्रेट लाइन ऐसे बना लेते हैं। तो ये वाला पॉइंट है और ये पॉइंट है, इनको ऐसे ज्वाइन करेंगे तो इस तरीके से कुछ स्ट्रेट लाइन हमें मिल जाएगी। ये आ गई इक्वेशन 2 की लाइन, ये हो गई इक्वेशन 2। तो दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं लाइनें, दोनों लाइनें 3 5 पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसको हम ऐसे हाईलाइट कर लेंगे। ये हमने ऐसे हाईलाइट कर लिया। जो हमारा सॉल्यूशन है सिर्फ उसको हम इस तरीके से हाईलाइट कर लेंगे। तो ये 3 5 सॉल्यूशन आ गया। सो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज 3 5
दैट इज x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 5। और x हमने क्या अज्यूम किया था, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल is equal to ₹3 and cost of one pen is equal to ₹5। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम ग्राफ बना के, ये जैसे हमने ग्राफ बनाया, तो ग्राफ बना के हमने सिर्फ ये देखना जहां दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी वही सॉल्यूशन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। On comparing the ratios a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the lines representing the following pair of linear equations intersect at a point, are parallel or coincident। हमें ये पता करना है कि जो लाइंस हैं वो इंटरसेक्टिंग हैं या फिर पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट हैं। इनके लिए हमने कंडीशन पहले ही डिस्कस कर रखी है। तो चलिए एक एक करके इन पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 देखते हैं। पार्ट 1 में देखो, हियर a1 बाय a2 पहले निकालते हैं। a1 बाय a2, a1 क्या है हमारा 5/7, ओके। और b1 बाय b2 क्या है, b1 बाय b2 इज इक्वल टू -4/6। सो क्लियरली a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। तो ये फर्स्ट पहली ही कंडीशन है जिसके हमने सॉल्यूशंस की बात करी थी। तो अगर इस तरीके का सॉल्यूशन है तो इसको हमने क्या बोला था, यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन में लाइंस कैसी होती हैं, लाइंस कैसी आएंगी, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। बस ये हमारा आंसर आ गया कि ये जो लाइन कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। अगला पार्ट देखते हैं, पार्ट 2। अगेन हियर a1 बाय a2 इज इक्वल टू क्या आया, 9/18, यानी कि कैंसल होके 1/2 आ गया। b1 बाय b2 वो क्या आया, 3/6, ये भी कैंसल होके 1/2 आ गया। और c1 बाय c2 ये क्या आ रहा है, 12/24, और वो भी क्या आया, 1/2। अब तीनों इक्वल हैं, सो क्लियरली a1 बाय a2 is equal to b1 by b2 is also equal to c1 by c2। अगर तीनों इक्वल आ जाते हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन अगर होंगे तो लाइन कैसी आएंगी, कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस, यानी कि जो एक दूसरे के ऊपर आती हैं बिल्कुल। तो ये हमारा आंसर आ गया सेकंड पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट भी ऐसे ही करेंगे। हियर a1 by a2 is equal to 6/2, which is equal to 3। Then b1 by b2 is equal to, ये होगा b1 और यहाँ पे b2 यानी कि 1 हो जाएगा। सो -3/-1, ये होगा -3 और ये -1 इज इक्वल टू, ये भी 3 आ गया। देन c1 बाय c2 इज इक्वल टू 10/9। सो क्लियरली a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2। तो इस केस में सॉल्यूशन होता ही नहीं है, ये नो सॉल्यूशन का केस है। और नो सॉल्यूशन जब होता है तो लाइंस कैसी आती हैं, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। ये हमारा आंसर आ गया पार्ट
3 के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसा ही है कुछ। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। हमें ये बताना है कि जो पेयर हैं ये कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं। कंसिस्टेंट कब होते हैं? जब कोई भी सॉल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट होंगे। और इनकंसिस्टेंट कब होंगे? जब नो सॉल्यूशन होगा। यानी कि यहाँ पे चाहे यूनिक हो चाहे इनफाइनाइट हो तब भी कंसिस्टेंट, और अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट। तो फर्स्ट पार्ट को देखो। हियर a1 बाय a2 इज इक्वल टू, a1 हो जाएगा 3 बाय a2 हो जाएगा 2। ओके, b1 बाय b2 इज इक्वल टू, b1 हो गया 2 बाय यहाँ पे -3। तो क्लियरली यहीं से हमें पता चल गया, क्लियरली a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, ये इक्वल नहीं आए। देयरफॉर इसके सॉल्यूशन कैसे होंगे? यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। और अगर सॉल्यूशन है तो फिर ये पेयर कैसा होगा? कंसिस्टेंट। देयरफॉर गिवन पेयर इज कंसिस्टेंट। और अगर सॉल्यूशन नहीं होगा तो इनकंसिस्टेंट होगा। चलिए अगला सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, पार्ट 2। इसमें भी ऐसे ही निकालेंगे। हियर a1 बाय a2 इज इक्वल टू, a1 हो गया 2 बाय 4, 2 बाय 4 विच इज इक्वल टू 1 बाय 2 हो गया। b1 बाय b2 इज इक्वल टू, ये -3 बाय -6, ये भी कैंसिल होके क्या आएगा? 1 बाय 2 ही आएगा। एंड c1 बाय c2 इज इक्वल टू, c1 देखो, अच्छा एक चीज और ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे देखो ये इक्वेशन में इक्वल टू के बाद ये कांस्टेंट वाली टर्म आई है, इधर भी इक्वल टू के बाद कांस्टेंट वाली टर्म आई है। तो दोनों इक्वेशन आपकी एक जैसी फॉर्म में होनी चाहिए। जब C1 और C2 इक्वल टू के बाद होते हैं, ठीक है, तो उसको हम यूजुअल फॉर्म बोलते हैं। तो ये कैसी फॉर्म है? यूजुअल। ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है इनकी, ये यूजुअल फॉर्म है। तो यूजुअल फॉर्म में हम दोनों इक्वेशन एक जैसी फॉर्म में होनी चाहिए। या तो दोनों इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए या फिर दोनों इक्वेशन यूजुअल फॉर्म में होनी चाहिए। अब यहाँ पे C1 और C2 यूजुअल फॉर्म में है तो ये 8 होगा और ये 9, 8 बाय 9। अब यहां से देखो क्या पता चल रहा है हमें क्लियरली, a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। तो ये कंडीशन किसकी है? नो सॉल्यूशन की। और अगर नो सॉल्यूशन है तो देयरफॉर गिवन पेयर, गिवन पेयर इज इनकंसिस्टेंट। क्योंकि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है तो ये कैसा होगा? इनकंसिस्टेंट होगा। ये हमारा आंसर आ गया सेकंड पार्ट के लिए। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट 3। अब पार्ट 3 में देखो ये यूजुअल फॉर्म में है, ये इक्वेशन भी यूजुअल। यूजुअल फॉर्म क्या बोल रहा हूं मैं? जैसे a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 हो, ऐसे ही a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। अगर इक्वल टू के बाद c1 और c2 आते हैं तो इसको हम यूजुअल फॉर्म बोलते हैं। और ये सारे एक साइड में होते हैं तो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो हेयर, अब या तो मैं इस इक्वेशन को पहले सिंपलीफाई करूं, पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करके ये एक सिंपल इक्वेशन बनाई जा सकती है, उसके बाद हम रेशियो निकाल लें, ठीक है। या फिर डायरेक्टली ऐसे ही रेशियो निकाल दें। a1 बाय a2 इज इक्वल टू, a1 क्या है यहाँ पे? ये देखो a1 है हमारा 3/2।
सो 3/2 बाय 9, तो बाय 9/1, तो वो 9 यहीं आ जाएगा। तो ये इससे कैंसिल होके 3 पे कैंसिल हुआ। ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/6 आ गया। अब b1/b2 निकालते हैं। b1 हमारा क्या है, 5/3 इज इक्वल टू 5/3, और उसके अपॉन में जाएगा -10, तो ये माइनस का 10 यहीं पे आ जाएगा, -10। क्योंकि ये हो एक्चुअल में देखो होता क्या है, 5/3 बाय -10/1 ऐसे होता है। तो ये दोनों डिनोमिनेटर में और ये दोनों न्यूमरेटर में ऐसे होता है। ठीक है, तो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये आ गया -1/6। यहाँ पे देखो पहला जो आया हमारा a1/a2 वो +1/6 आया है, और b1/b2 कैसा आ रहा है, -1/6। ठीक है, तो ये दोनों नहीं इक्वल नहीं आए। क्लियरली क्लियरली a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये इक्वल नहीं है। और अगर ये इक्वल नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। और अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो देयरफॉर गिवन पेयर इज कंसिस्टेंट। सॉल्यूशन अगर है तो वो कंसिस्टेंट होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट 4 देखते हैं। यहाँ पे भी ऐसे ही रेशियो निकालेंगे। हियर a1/a2 इज इक्वल टू, ये हो गया 5/10, so which is equal to -1/2. देन b1/b2 इज इक्वल टू, b1 हमारा हो गया -3/6, ये भी आ गया -1/2। और c1 हो गया 11, c1/c2 इज इक्वल टू 11/-22, तो ये भी माइनस का 1/2 आ गया। तो यहाँ पर तीनों इक्वेशन जो रेशियो है वो इक्वल आ रहे हैं। तो लिखेंगे क्लियरली a1/a2 is equal to b1/b2 which is equal to c1/c2। तीनों रेशियो अगर इक्वल हैं तो इसके होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे तो सॉल्यूशन तो है, तो ये पेयर कैसा हो जाएगा, देयरफॉर गिवन पेयर इज कंसिस्टेंट। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट 5। पार्ट 5 में भी ऐसे ही रेशियो निकालेंगे। हियर a1/a2 इज इक्वल टू, a1 हमारा क्या होगा, 4/3, 4/3/2 करेंगे तो वो यहीं पे रहेगा 2, ये कैंसिल हो गया इससे, ये आ गया 2/3। b1/b2 इज इक्वल टू, अब b1 2 है और b2 3 है, तो वो 2/3 ही है। c1/c2 इज इक्वल टू 8/12, 8/12, ये भी 4 से कैंसिल होके क्या आ गया, 4 2 सा एंड 4 3 सा, ये भी 2/3 आ गया। तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, क्लियरली a1/a2 is equal to b1/b2 which is equal to c1/c2। तो तीनों इक्वल हैं, तो यहाँ पे फिर से इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है देयरफॉर गिवन पेयर इज कंसिस्टेंट। ये हमारा आंसर आ गया पार्ट 5 के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसा ही कुछ है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमें बताना है कि कौन सा कंसिस्टेंट है कौन सा इनकंसिस्टेंट है। इफ कंसिस्टेंट देन ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो अगर कंसिस्टेंट है तो हमें उसको सॉल्व भी करना है ग्राफिकली। तो पहले तो ये चेक करते हैं कि क्या ये पेयर कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो उसके लिए हम ऐसे रेशियो ही चेक करेंगे। यार a1/a2 इज इक्वल टू a1, यहाँ देखो अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ इसका मतलब कोफिशिएंट क्या है 1 बाय a2 क्या है 2। b1/b2 देखो क्या आएगा, b1/b2 इज इक्वल टू यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 2, 1/2। c1/c2 इज इक्वल टू 5 और ये 10, 5/10 विच इज इक्वल टू 1/2। So clearly a1 by a2 is equal to b1 by b2 and is also equal to c1 by c2। ये तो क्लियर है कि ये तीनों इक्वल आ गए। अगर ये तीनों इक्वल आ गए तो सॉल्यूशन कितने हो गए, इनफाइनाइट इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं therefore given pair is given pair is कंसिस्टेंट है। अगर ये कंसिस्टेंट है तो अब हमें इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन भी निकालना है, लेकिन इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं तो कोई एक सॉल्यूशन तो होगा नहीं। तो जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, को इंसिडेंट लाइन आएगा। तो अब इसका ग्राफ अगर हम बनाना चाहें तो वो देखो ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो इक्वेशन 1 की पहले सॉल्यूशन टेबल निकाल लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन 1 है। सो x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। तो इसकी सॉल्यूशन टेबल बना लेते हैं। सॉल्यूशन टेबल देखो कैसी बनेगी, x और y की वैल्यू रखते हैं। y की वैल्यू अगर यहाँ पे 2 रखेंगे तो x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 1 रखेंगे तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। ओके, अब इक्वेशन 2 देखते हैं। इक्वेशन 2 क्या है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। 2x 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। अब इसके भी अगर हम सॉल्यूशन देखें तो बिल्कुल सेम सिमिलर सॉल्यूशन हमें मिलेंगे। तो इससे 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 माइनस 2y एंड x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y बाय 2। तो ये भी क्या आ जाएगा, 5 माइनस वाई ही आएगा। तो इसकी जो सॉल्यूशन टेबल हम बनाएंगे वो भी बिल्कुल वैसी ही सिमिलर आएगी, लेकिन अगर हम चाहें तो अलग सॉल्यूशन लेके भी इसको चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया x और y की वैल्यू अगर यहाँ पे मैं अगर 3 रखता हूँ तो x अब कितना आएगा 2, और y की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो x क्या आएगा 5। ओके, मैंने अलग वैल्यू ले ली। अब इनका हम ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ देखो मैं यहीं पे बना रहा हूँ, अभी ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। ये इस तरीके से हमने x एक्सेस y एक्सेस एंड ओरिजिन, यहाँ पे 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3 4 5, और -1 -2 -3 -1 इधर -2। देखो 3 2 3 2 3 और 2, यहाँ कहीं ये पॉइंट ऐसे आ जाएगा। 4 1 4 और 1, यहाँ पे कहीं एक पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इनको अगर हम ऐसे ज्वाइन करेंगे तो ये इधर इस 5 से जाएगा और इधर इस 5 से जाएगा। ठीक है,
ये हो जाएगी इक्वेशन 1। ऐसे ही अब इक्वेशन 2 की अगर हम 2 और 3 वो इसी लाइन पे आएगा पॉइंट, 0 और 5 वो पॉइंट भी इसी लाइन पे आएगा। तो हम ऐसे डबल एरो लगा देंगे और उससे क्या दिख जाएगा कि दोनों लाइन जो है वो को इंसिडेंट लाइन्स हैं। तो को इंसिडेंट लाइन्स, अगर ये को इंसिडेंट लाइन्स हैं इसका मतलब क्या है, देयरफॉर एवरी पॉइंट एवरी पॉइंट on this line is solution। ओके, हर पॉइंट जो होगा वो सॉल्यूशन है, यहाँ पे पॉइंट आएगा वो भी सॉल्यूशन है, वो भी सॉल्यूशन है, तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। वो ग्राफ इस तरीके से आएगा। चलिए अगला पार्ट देखते हैं, पार्ट 2। पार्ट 2 में भी पहले हम चेक करेंगे कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। उसके लिए फिर से हियर a1 बाय a2 इज इक्वल टू, a1 क्या हो गया 1 बाय 3, b1 बाय b2 इज इक्वल टू, b1 देखो -1 है इधर, ये -3 है, -1 बाय -3 विच इज इक्वल टू 1 बाय 3, एंड c1 बाय c2, c1 बाय c2 इज इक्वल टू 8 बाय 16, ये आ गया 1 बाय 2। तो अब कैसा है, क्लियरली a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2, इसके इक्वल नहीं है, therefore it has no solution and therefore given pair is inconsistent। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट 3। पार्ट 3 में भी पहले रेशियो निकालते हैं, हियर a1 बाय a2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2/4, 2/4 which is equal to 1/2, and b1 by b2, b1 by b2 is equal to 1 by -2, 1 by -2 यानी कि -1/2 आ गया। तो ये 1/2 आ रहा है, ये -1/2 आ रहा है, तो यहीं से हमें पता चल गया कि क्लियरली a1 by a2 is not equal to b1 by b2, इक्वल नहीं है। और अगर इक्वल नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन है तो देयरफॉर गिवन पेयर इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट तो है, ये क्लियर हो गया। और अगर कंसिस्टेंट है तो उसका ग्राफ भी हम बना लेते हैं। तो पहली इक्वेशन इक्वेशन 1 से ले लेते हैं, ये इक्वेशन 1 है हमारी और ये इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन 1 से हम y को अकेला रख लेते हैं, y इज इक्वल टू, देखो क्या आ जाएगा, ये 6 उधर जाके पॉजिटिव और ये 2x उधर जाके नेगेटिव, 6 माइनस 2x। तो सॉल्यूशन टेबल देखो इसकी क्या बनेगी, सॉल्यूशन टेबल इस तरीके से हम बना लेते हैं, x और y। x की वैल्यू अगर यहाँ पे देखो, x की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 6 आएगी, x की वैल्यू अगर हम 2 रख देते हैं तो y की वैल्यू भी हमें 2 मिलेगी, 2 टू जा 4, 6 में से 4 माइनस होके 2 बचेगा। ऐसे ही अब इक्वेशन 2 से देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 से 2x को या 4x को ले लेते हैं, चलो 4x इज इक्वल टू, दोनों ये दोनों उधर जाके पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2y प्लस 4, एंड x इज इक्वल टू 2y प्लस 4/4 विच इज इक्वल टू, यहाँ से अगर अलग अलग करके लिखेंगे 4 को तो ये 1/2y हो जाएगा,
+1। यहां से सॉल्यूशन टेबल बना लेते हैं। सॉल्यूशन टेबल कुछ इस तरीके से आएगी, x और y। यहाँ पे अगर y की वैल्यू मैं 2 रख देता हूँ, y की वैल्यू हमने 2 रखा तो ये 1 हो गया, 1 + 1 2। y की वैल्यू अगर 4 रखते हैं, 4 रखा तो यहाँ पे कैंसिल हो गई, ये 2 आएगा, 2 + 1 3। तो ये इस तरीके से ये इसकी सॉल्यूशन टेबल है। अब इनका ग्राफ देखते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का। इक्वेशन 1 पे देखो क्या है हमारे पास, 0 6 और 2 2। तो ये हमारे पास ग्राफ है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले बनाए थे। तो 0 6 और 2 2 पॉइंट हमें चाहिए, 0 और फिर 6, तो वो पॉइंट तो यहीं आ जाएगा, 0 6 और 2 2, 2 और 2, वो पॉइंट यहाँ आएगा। तो इन दोनों को ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन अब बनाते हैं। इन दोनों को हम ऐसे ज्वाइन करते हुए स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं भाई, ये यहाँ पे, और इसको ये थोड़ा सा इस तरीके से, नीचे से थोड़ा सा और मैनेज करते हैं। ऐसे स्ट्रेट आपको दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन बनाएंगे। तो ये आ गई इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 को देखते हैं। इक्वेशन 2 का की सॉल्यूशन टेबल हमारे पास क्या थी, इस इनको लिख देते हैं। ये हो गया 2 2 और ये हो गया 0 6। चलिए इक्वेशन 2 की सॉल्यूशन टेबल देखते हैं अब। ये इक्वेशन 2 की सॉल्यूशन टेबल है, जिसमें है 2 2 और 3 4। तो अब इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, 2 2 3 4। तो 2 2 तो यही पॉइंट आ जाएगा सेम, 3 4, 3 और फिर 4, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, यहाँ पे पॉइंट आ गया 3 4। अब इन दोनों को ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। दोनों पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन करेंगे और ये कुछ लाइन इस तरीके से आएगी। तो ये इक्वेशन 2 की लाइन आ गई। दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 2 2 पे ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको हम हाईलाइट कर देंगे और नीचे लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज 2। इसका क्या मतलब है, दैट इज x is equal to 2 and y is also equal to 2। ये हमारा आंसर आ गया जो हमने ग्राफिकली निकाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पार्ट 4। अब पार्ट 4 में देखो क्या है, फिर से रेशियो निकालेंगे पहले। हियर a1 by a2 is equal to 2 by 4 which is equal to 1 by 2। ये हो गया 2 by 4। b1 by b2 is equal to -2 by -4, -2 by -4। तो यहाँ पे ये कैंसिल होकर ये भी क्या आ गया, 1/2 आ गया। एंड c1/c2 इज इक्वल टू -2 by -5, -2 by -5। तो यहाँ से हमें क्लियरली पता चल रहा है, क्लियरली a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। ये दोनों तो इक्वल आ रहे हैं, ये और ये, लेकिन इसके इक्वल नहीं है क्योंकि ये 2/5 आया, which is not equal to c1/c2। therefore नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन की कंडीशन है ये तो, और नो सॉल्यूशन होते हैं तो therefore गिवन पेयर, गिवन पेयर इज इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट पे आगे हमें कुछ नहीं करना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। कोई एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका हाफ पेरीमीटर गिवन है।
whose length is 4 meter more than twice its width is 36, यानी कि जो हाफ पेरीमीटर है वो 36 है। ठीक है, एक कंडीशन तो ये हो गई कि हाफ पेरीमीटर 36 है। दूसरी कंडीशन ये हो गई कि जो लेंथ है वो 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है। ओके, ये दो कंडीशंस हैं। इन दोनों कंडीशंस को लगा के हम इक्वेशंस बनाएंगे। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, तो हमें लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है गार्डन की। सो लेट द लेंथ ऑफ गार्डन इज इक्वल टू x यूनिट्स। ओके, x यहाँ पे मीटर की बात हो रही है तो मैं मीटर में ले लेता हूँ। एंड द ब्रेड्थ ब्रेड्थ ऑफ गार्डन इज इक्वल टू y मीटर। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? हाफ पेरीमीटर। हाफ पेरीमीटर क्या होता है? p बाय 2, और पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी होता है, यानी कि p बाय 2 विच इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी बाय 2। तो कैंसल हो गए, विच इज इक्वल टू एल प्लस बी। वो कितना है? 36 मीटर है। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। दैट इज, तो लेंथ हमने क्या मानी है? x, और ब्रेड्थ y है, तो ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। इक्वेशन नंबर 1। अब हमें इसका सॉल्यूशन भी निकालना है, तो यही कि यही हम इसकी सॉल्यूशन टेबल भी बना सकते हैं। सॉल्यूशन टेबल बना लेते हैं चलो। तो इसकी सॉल्यूशन टेबल क्या बनेगी? एक्स और वाई की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे। एक्स और वाई, यहाँ देखो, वाई को अगर मैं इधर ले जाऊंगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो अगर वाई की वैल्यू हम रखते हैं 20, वाई हमने अगर रखा 20, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 16। ओके, वाई की वैल्यू अगर हम 16 रख लेते हैं तो एक्स की वैल्यू 20 आ गई। ठीक है, ये हमने इस तरीके से वैल्यूज ले ली। अगला देखते हैं सेकंड कंडीशन क्या है। सेकंड कंडीशन वो क्या है कि जो लेंथ है वो whose length is 4 मीटर more than its width, लेंथ जो है वो width से 4 मीटर ज्यादा है, यानी कि x is equal to y प्लस 4। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब इसकी भी सॉल्यूशन टेबल बना लेते हैं। सॉल्यूशन टेबल, अच्छा, जो हमने सॉल्यूशन टेबल बनाई है उसमें जो वैल्यूज ली हैं वो कुछ 16 20 ऐसी वैल्यूज हैं, यानी कि 4 की टेबल में है वो वैल्यूज। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी ही वैल्यू हम ले लेते हैं, x और y को अगर मैं 8 रखूंगा तो x देखो कितना आ गया 12। y को अगर 16 रखेंगे तो x कितना आएगा 20। ठीक है, तो ये हमने सॉल्यूशन टेबल बना ली इक्वेशन 2 की। अब दोनों का ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ के लिए देखिए, चलिए ये कुछ इस तरीके से हमारा ग्राफ आ गया। ये ओरिजिन है। जो स्केल है वो हम 4 का ले लेते हैं इसमें, क्योंकि जो हमारी वैल्यूज हैं वो 4 4 की टेबल में आ रही हैं। तो 4 का स्केल लेंगे, 4 8 12 16 20 24, और इधर हो जाएगा -4। ऐसे ही वाई एक्सिस पे भी 4 का स्केल ले लेते हैं, 4 8 12 16 20 24, नीचे आ जाएगा -4 -8। ओके, अब जो पॉइंट्स हैं उनको प्लॉट करते हैं। फर्स्ट टेबल देखते हैं, इक्वेशन 1 की टेबल क्या है।
तो इक्वेशन 1 की टेबल ये है हमारे पास। इसमें दो पॉइंट आ गए 16, 20 और 20, 16। 16, 20 और 20, 16 इनको अब हम प्लॉट करते हैं। तो 16, 20, 16, 20 ये आ गया 16, 20। और दूसरा जो पॉइंट है वो है 20, 16। ये पॉइंट आ गया 20, 16। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके हम ऐसे एक लाइन बना देते हैं, जिस तरीके से आ गई। और ये इक्वेशन 1 की लाइन। अब इक्वेशन 2 की सॉल्यूशन टेबल देखते हैं। इक्वेशन 2 की सॉल्यूशन टेबल, ये हमारे पास इक्वेशन 2 की सॉल्यूशन टेबल है। 12, 8 और 20, 16। 12, 8 और 20, 16। तो इन पॉइंट्स को हम प्लॉट कर लेते हैं। 12, 8 तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा। 12, 8 और 20, 16 वो ऑलरेडी यही पॉइंट आ जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स को भी हम ज्वाइन करेंगे। तो एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से हम इस पे भी बना देते हैं, इनको दोनों को ज्वाइन करते हुए। तो ये दोनों लाइनें, ये आ गई इक्वेशन 2 की लाइन। जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट यहां कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम ऐसे हाईलाइट कर देंगे। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। वो सॉल्यूशन क्या आया? 20, 16। सो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज 20, 16। That is x is equal to 20 and y is equal to 16। तो x हमने क्या एज्यूम किया था? Therefore length of the garden is equal to 20 meter and breadth of the garden is equal to 16 meter। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरीके से हमने ये भी ग्राफिकल मेथड से ही सॉल्व किया है। ग्राफिकल मेथड से आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 is equal to 0। तो गिवन इक्वेशन क्या है हमारी? गिवन इक्वेशन इज, वो है 2x plus 3y minus 8 equal to 0। ओके, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन। हमें एक और लीनियर इक्वेशन लिखनी है in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting line। ये अब पहला पार्ट हम कर रहे हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस हमें चाहिए। इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए एक इक्वेशन तो ये है और दूसरी इक्वेशन हमें बनानी है। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए कंडीशन क्या थी कि a1/a2 इक्वल नहीं होना चाहिए b1/b2 के। तो यहाँ पे देखो, मैंने इसका डबल कर दिया 4x, प्लस इसका डबल नहीं किया 5y लिख दिया यहाँ पे, माइनस लेट इट बी 12 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन बन गई। ऐसी कितनी सारी इक्वेशन मैं बना सकता हूँ? ढेर सारी, इनफाइनाइट। ठीक है। तो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो कोई भी आप बना सकते हो। आपको सिर्फ ये चेक करना है कि ये जो रेशो आएगा, a1/a2 का जो रेशो आएगा, वो b1/b2 के रेशियो के इक्वल नहीं आना चाहिए। तो हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस मिल जाएंगी। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गया। सेकंड पार्ट में हमें, सेकंड पार्ट में फिर से ऐसे ही करेंगे। गिवन इक्वेशन तो वही रहेगी, सेम यही रहेगी। 2x plus 3y minus 8 इक्वल टू 0। और रिक्वायर्ड इक्वेशन
क्योंकि सेकंड पार्ट में देखो हमें क्या चाहिए, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है? पैरेलल लाइन आने की कंडीशन है कि a1/a2 इक्वल हो b1/b2 के, और इक्वल हो c1/c2 के, सारे इक्वल होने चाहिए। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन देखो कैसे बनाएंगे। अब इसका डबल किया 4x, प्लस इसका भी डबल कर दो 6y, माइनस इसका भी डबल कर दो 16 इक्वल टू 0, या 3 गुना कर दो या 4 गुना कर दो। ऐसे करके जो रेशियो है वो इक्वल आएगी, यहाँ पे 1/2 1/2 1/2 का रेशियो आएगा। तो सारे इक्वल हो जाएंगे, और अगर सारे इक्वल हो जाएंगे तो वेट वेट, हमें पैरेलल लाइन के लिए ये कंडीशन हो, ये इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम कुछ और बना देते हैं, अब इसको 15 कर देते हैं। तो इस केस में क्या होगा, ये पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन है भाई, पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन पे कंडीशन क्या आई थी कि ये दो इक्वल हो, तीसरा इक्वल ना हो। ओके, तो ये दो, तो ये हमने डबल कर दिया, इसको हम डबल नहीं कर रहे हैं, तो ये इक्वल नहीं होगा। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई। ऐसे ही थर्ड पार्ट में देखो, थर्ड पार्ट में हमें कोइंसिडेंट लाइन चाहिए। तो कोइंसिडेंट के लिए a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 के, और वो इक्वल होगा c1/c2 के, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो वो कोइंसिडेंट के लिए होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन तो वही रहेगी। गिवन इक्वेशन इज 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। और रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन हम बना देंगे, सारे इक्वल होने चाहिए। चलो इनको 3 टाइम कर देते हैं, इसको 3 टाइम करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई किया 6x, प्लस इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9y, माइनस इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 इक्वल टू 0। ऐसी हम ढेर सारी इक्वेशंस बना सकते हैं। तो ये इनका कोई डेफिनेट आंसर नहीं होता। तो आप कोई भी इक्वेशन ऐसी बनाएं जो ये कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। पहली वाली की कंडीशन क्या थी, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए, तो वो हमने ऐसी कंडीशन बना दी। सेकंड वाले में ये कंडीशन थी, तो इस कंडीशन के हिसाब से हमने ये इक्वेशन बना दी। थर्ड वाले में ये कंडीशन हमें चाहिए, तो इस कंडीशन के हिसाब से ये इक्वेशन बना दी। तो आपको सिर्फ ये चेक करना है कि रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है, उस कंडीशन के हिसाब से हम इक्वेशन बना सकते हैं, और इस तरीके की हम इनफाइनाइट इक्वेशंस बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन 1 हमारे पास है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, यह है इक्वेशन 1। और इक्वेशन 2 है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, यह है इक्वेशन 2। ओके, डिटरमिन द कोऑर्डिनेट्स, इन दोनों को हम इनका ग्राफ बनाना है। एंड डिटरमिन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस। दो लाइन तो ये हो गई, एंड एक्स एक्सिस एक हो गई, एक्स एक्सिस, तो ये 3 लाइनें हो गई। इन 3 लाइनों से जो ट्राइंगल बनेगा, उस ट्राइंगल के हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं वर्टिसेस के, एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन, और जो ट्राइंगुलर रीजन है उसको हमें शेड भी करना है। तो पहले तो इनका ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इनकी सॉल्यूशन टेबल। तो यहाँ से देखो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y उधर जाके पॉजिटिव और 1 उधर जाके नेगेटिव। तो इसकी सॉल्यूशन टेबल देखो क्या बनेगी, सॉल्यूशन टेबल x और y की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूं तो x 0 आ जाएगा। y की वैल्यू अगर 2 लेंगे तो x 1 आएगा। ओके, अब इक्वेशन 2 के लिए देखते हैं। इक्वेशन 2 में देखो 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 12 उधर जाके पॉजिटिव माइनस 2y। ओके, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12 माइनस 2y बाय 3, यानी कि
ये तो हो गया 4 - 2/3y। ओके, अब हम इसकी सॉल्यूशन टेबल बनाते हैं। तो y की ऐसी वैल्यू रखें जिससे हमें होल नंबर्स में x की वैल्यू मिलती रहे, x और y को अगर 3 रख देते हैं, y की वैल्यू हमने रख दी 3, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 - 2, तो ये आएगा 2। और y की वैल्यू अगर 6 रख लेते हैं, 6, तो हमें क्या मिलता है, देखो यहाँ रख दिया 6, तो कैंसिल होके 2 आएगा, 2 × 2 = 4, तो 4 - 4, एक्स की वैल्यू हमें 0 मिलेगी। अगर y को हम 6 पुट करते हैं तो x हमें 0 मिल रहा है। ठीक है, तो अब इन पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे और इनका ग्राफ बनाएंगे। तो चलिए इसका ग्राफ देखते हैं। तो चलिए ये कुछ इस तरीके से हमने ग्राफ बना लिया है। अब जो पॉइंट्स हमारी सॉल्यूशन टेबल में हैं, उन पॉइंट्स को हम प्लॉट करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन की सॉल्यूशन टेबल देखते हैं और उसको हम यहाँ पे फिर प्लॉट करेंगे। ये है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन की सॉल्यूशन टेबल, 0, 1 और 1, 2। अब इन पॉइंट्स को हम प्लॉट करते हैं, 0, 1 और 1। तो हमें चाहिए 0, 1, 0 और फिर 1, तो ये पॉइंट आ जाएगा, ये 0, 1। और फिर उसके बाद पॉइंट क्या था, 1, 1, 2 पॉइंट ये आ गया, 1, 2। अब इनको ज्वाइन करके हम इनको ज्वाइन करते हैं और एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। तो इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ये हमें मिलेगी। तो ये किसकी आ गई, इक्वेशन 1 की लाइन आ गई। ओके, अब इनके कोऑर्डिनेट्स भी लिख देते हैं, 0, 1 और 1, 2। अब इक्वेशन 2 की सॉल्यूशन टेबल देखते हैं। इक्वेशन 2 की सॉल्यूशन टेबल है 2, 3, 0, 6, 2, 3, 0, 6। अब इनको हम प्लॉट करेंगे। तो 2, 3, 2, 3, ये यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, 2, 3, 2, 3 और 0, 6, 0 और 6, 2, 3, 0, 6। तो हमारे पास ये यहाँ पे पॉइंट आएगा, 0, 6। इनको ज्वाइन करके भी हम एक लाइन बना देते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से लाइन आएगी। ये 4 पे ऐसे यहाँ पे आएगी। तो ये इक्वेशन 2 की हमारे पास लाइन आ गई, इक्वेशन 2। अब क्या बोला गया है वो देखो। तो ये दोनों लाइनें और एक्स एक्सिस ने जो ट्राइंगल बनाया, उसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स भी हमें बताने हैं और उस ट्राइंगल को हमें शेड भी करना है। तो ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल बना, ये जो ट्राइंगल बना, ये इसको पहले शेड कर लेते हैं। ये होगा हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ठीक है, और इसके जो वर्टिसेस बनेंगे वो देखो, ये एक वर्टेक्स तो ये बनेगा, यानी कि 2, 3, 2, 3। एक वर्टेक्स ये यहां बनेगा जो हमें चाहिए, और वो वर्टेक्स क्या होगा, -1, 0, -1, 0। एक वर्टेक्स ये होगा, और वो कौन सा है, 4, 4, 0। तो अब हम क्या लिखेंगे, देखो इस ट्राइंगल का नाम दे देते हैं, लेट इट बी ABC। पहले तो हमने ये ऐसे इक्वेशन प्लॉट कर दी। सो रिक्वायर्ड ट्राइंगल इज ट्राइंगल ABC। एक तो ये हो गया।
एंड रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स आर, वो क्या क्या बन गए, 2 3 -1 0 एंड 4 0। ये हमारे रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स हो गए। ओके। और जो ट्रायंगल शेड करना था वो हमने ये रेड एरिया में शेड कर लिया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दोनों इक्वेशन का ऐसे ग्राफ बनाएंगे। तो उसके बाद इन्होंने बोला है कि इन दोनों लाइनों से और एक्स एक्सिस से मिलके जो ट्रायंगल बनेगा, उस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स बताओ वर्टिसेस के, और उसको शेड करो। तो ये एक्स एक्सिस हो गई, दो ये लाइन खुद हो गई, तो 3 लाइनें हो गई जिससे ट्रायंगल बनता है। तो हमें ये तीनों साइड मिल जाएंगी और ये ट्रायंगल हमारा हाईलाइट हम ऐसे कर देंगे। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि 7 क्वेश्चन थे वो सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई आपको अ, इसमें कोई दिक्कत रहती है तो, या फिर क्या चीज़ आपको अच्छी लगी है, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसको शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।